हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर आए हूं, जिसको हिंदी में बोलते हैं उप सहसंयोजक यौगिक। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि सहसंयोजक बंध क्या होता है, उप सहसंयोजक बंध क्या होता है, किसी भी चीज का ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार निकाला जाता है, लिगेंड क्या होता है, केंद्रीय परमाणु क्या होता है। ये सब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू और आईआईटी नीट जेईई के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को कम से कम एग्जाम में 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है और सिलेक्टेड क्वेश्चन इसमें आता है। मैं जो क्वेश्चन बोर्ड में कराऊंगा, बोर्ड पे वही क्वेश्चन, लगभग वही क्वेश्चन ही आता है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को तरीके से देखें, एक एक चीज, एक पॉइंट को भी मिस मत करें, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले उप सहसंयोजक यौगिक क्या होता है। उप सहसंयोजक यौगिक को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। सहसंयोजक बंध को इंग्लिश में बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। सबको पता होगा कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। सबको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयरिंग करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। तो इसको हम तरीके से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मैं क्लास ले रहा हूं और उस क्लास में दो स्टूडेंट, ए नाम का और बी नाम के स्टूडेंट को मैंने बोला एक टास्क दे दिया। टास्क का मतलब इसको कुछ काम दे दिया। काम ये दिया हूं कि इन दोनों स्टूडेंट को मैंने बोला कि मैं जो लिखा रहा हूं उसको थोड़ा अलग अलग, जैसे हेडिंग लाइन लिखाना है तो हेडिंग लाइन का थोड़ा अलग कलर से लिखना है और बाकी सब चीज को अलग कलर से लिखना है। मतलब कहने का मतलब कि जो नोट्स बना रहे हैं उसको थोड़ा तरीके से लिखा जाए। जैसे हेडिंग लाइन का मतलब हुआ कि उप सहसंयोजक यौगिक, इसको रेड कलर से और बाकी सबको ब्लू कलर से लिखा जाए। तो इस प्रकार मैंने दो स्टूडेंट को प्रोजेक्ट दे दिया करने के लिए। अब मैं क्लास ले रहा हूं और क्लास के अंतर्गत मैंने क्या किया, इन दोनों को टास्क दे दिया। एक स्टूडेंट के पास क्या है, एक स्टूडेंट के पास ओनली रेड कलर का पेन पड़ा हुआ है और एक स्टूडेंट के पास ब्लू कलर का पेन पड़ा हुआ है। तो जब मैंने इसको टास्क दिया तो एक के पास रेड कलर है, एक के पास ब्लू कलर है। अब ये दोनों स्टूडेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में, कि साहब तो बोले कि हेडिंग लाइन जो है उसको अलग कलर से लिखना है, बाकी सबको अलग कलर से लिखना है। तो इन्होंने क्या किया, मैंने जिस समय लिखा रहा था क्लास के अंतर्गत, इन्होंने क्या किया, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग कर लिया। मतलब हेडिंग लाइन के समय में इन्होंने क्या किया, इससे ब्लू कलर मांग लिया और हेडिंग लाइन के समय में इसने क्या किया, रेड कलर मांग लिया। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक ए नाम का स्टूडेंट, एक ए नाम का स्टूडेंट के पास रेड कलर है, एक बी नाम के स्टूडेंट के पास ब्लू कलर है। ये ए नाम का स्टूडेंट, ये बी नाम का स्टूडेंट, ठीक है। एक के पास रेड कलर, एक के पास ब्लू कलर। मैंने जैसे इसको होमवर्क दिया, मतलब इसको जब टास्क दिया तो इन्होंने आपस में शेयरिंग किया। शेयरिंग का मतलब क्या हुआ कि दोनों आपस में एक दूसरे से शेयरिंग करके एक नोट्स तैयार किया। और जब मैंने दोनों का नोट्स देखा तो दोनों का नोट्स देखा तो हेडिंग लाइन अलग कलर से था और बाकी सब लैंग्वेज जो लिखा हुआ था उसमें अलग कलर से था। तो हमको तो मालूम नहीं हुआ कि किसके पास क्या था, किसके पास कौन सा पेन था, किसके पास कौन सा पेन था। मतलब कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग, एक कलम इसके पास था रेड कलर का, एक कलम इसके पास था ब्लू कलर का। दोनों आपस में एक दूसरे से शेयरिंग किया, शेयरिंग करते हुए एक बंधक बनाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है या कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसी चीज को मैंने लिखा हूं कि दो परमाणु द्वारा दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से एक बंध बनता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ए के पास, एक इलेक्ट्रॉन बी के पास, दोनों आपस में क्या किया, साझेदारी किया
मतलब शेयरिंग किया, इलेक्ट्रॉन का एक दूसरे से शेयरिंग किया और शेयरिंग करके एक बॉन्ड बॉन्ड बनाया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया, पॉइंट पूरा क्लियर है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं सहसंयोजक यौगिक, तो सहसंयोजक यौगिक पढ़ने से पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। तो सहसंयोजक बंध में क्या होता है कि इसी तरीके से मैं टास्क दे दिया हूं, दो स्टूडेंट को टास्क दिया हूं, एक ए नाम का स्टूडेंट है, एक बी नाम का स्टूडेंट है। इन दोनों का टास्क मैं फिर से वही दिया हूं कि दोनों का जो कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए, हेडिंग लाइन कुछ अलग कलर से और बाकी सब लैंग्वेज अलग कलर से होना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने, ए के पास ढेर सारे कलम था, ढेर सारे का मतलब क्या, ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लैक कलर, बहुत सारे पेन था। बी के पास कोई पेन प्रेजेंट नहीं था, मतलब ए के पास बहुत सारा भरा हुआ पेन था और बी के पास पूरी तरीके से खाली था। जब मैंने नोट्स लिखाना स्टार्ट कर दिया क्लास के अंदर, तो दोनों ने क्या किया, आपस में एक दूसरे से शेयरिंग किया। एक दूसरे से शेयरिंग तो नहीं किया, मतलब ए के पास जितना भी पेन था एक दूसरे से शेयरिंग किया, मतलब बी ने इसके पेन को क्या किया, मान लिया और मान करके एक और वाइटर बनाया, एक बंधक बनाया। जैसे मान लिया जाए ए के पास दो पेन प्रेजेंट थे, एक पेन ये, एक पेन ये, मतलब एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। बी के पास कोई पेन प्रेजेंट नहीं थे, मतलब इसका ऑर्बिट जो था पूरी तरीके से खाली पड़ा था, ठीक है। ए के पास क्या था, बहुत सारे पेन थे, एक के पास पूरा खाली पड़ा हुआ था। जब मैंने क्लास के अंदर उसको टास्क दिया तो बी ने क्या किया, बी ने एक को पेन, एक से पेन मांग करके एक दूसरे से शेयरिंग करते हुए एक दूसरे से क्या बनाया, बंध बनाया। तो इस प्रकार के बंध इन दोनों में इस प्रकार से एक बंध बन जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसमें अगर आपसे अगर कोई पूछ दिया कि इसमें दो आइटम्स में से, दो परमाणु में से एक परमाणु के पास तो दो इलेक्ट्रॉन था और एक परमाणु के पास क्या था, वो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, लेकिन दोनों परमाणु आपस में मिलकर क्या बनाया, एक बंध बनाया, ठीक है। तो इसमें अगर पूछा जाए कि दाता कौन हुआ, मतलब डोनर कौन हुआ, तो ए इसमें क्या हो गया, डोनर, जिसको हम लोग दाता बोलते हैं हिंदी में, और बी जो हो गया एक्सेप्टर, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं भिखारी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें उपसहसंयोजक बंध में एक दाता होता है और एक भिखारी होता है, मतलब एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है। तभी तो ए ने डोनेट किया बी के इलेक्ट्रॉन, मतलब ए ने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया किसको, बी को, तभी तो एक बंध बना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। इसमें मैं दिखाया हूं सहसंयोजक बंध में इस प्रकार के यौगिक में केंद्रीय परमाणु, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल आइटम, या आयन उदासीन अणुओं के साथ उपसहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्या है, उदासीन अणु है, और ये क्या है, इसके पास क्या है, यौगिक है, आयन है, आयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये दोनों आपस में शेयरिंग करते हुए एक क्या बनाया, एक बंध बनाया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिक को निरूपित किससे किया जाता है। उपसहसंयोजक यौगिक को निरूपित किस प्रकार किया जाता है, तो उपसहसंयोजक यौगिक को निरूपित करने का तरीका है रिप्रेजेंटेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जैसे मान लिया जाए कि एक यहाँ पे परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, ये बीच वाले
पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रीय परमाणु के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, और इंग्लिश वर्ड है इसका सेंट्रल एटम के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल एटम। ये जो साइड साइड में दिया हुआ है इसको लिगेंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लिगेंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में एक बंध बना हुआ है, इस बंध को हम बोलते हैं उप सहसंयोजन बंध के नाम से जाना जाता है। उप सहसंयोजन बंध बोलते हैं इसको। ठीक है। मतलब इंग्लिश में इसको बोला जाए तो इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, इसको लिगेंड के नाम से, हिंदी और इंग्लिश वर्ड दोनों लिगेंड ही बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। ठीक है। केंद्रीय परमाणु जो होता है धातु होता है। ये केंद्रीय परमाणु क्या होता है? धातु, मतलब मेटल होता है। और ये केंद्रीय परमाणु हरदम एक्सेप्टर होता है। एक्सेप्टर का मतलब क्या हुआ? भिखारी। ये हरदम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? लिगेंड जो होता है यहाँ पे, ये लिगेंड जो होता है डोनर होता है। डोनर का मतलब हुआ दाता, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को हरदम क्या करेगा? दान देगा। ठीक है। अब ये दोनों के बीच में जो बंध बनता है इसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध बोलते हैं। बात समझ में आ गया? दूसरा चीज कि केंद्रीय परमाणु जो होगा धातु का होगा। अब ये केंद्रीय परमाणु जो लिगेंड के साथ बंध बना हुआ रहता है, ये बहुत मजबूत बंध बना हुआ रहता है। मतलब उप सहसंयोजक बंध जो होता है बहुत मजबूत बंध होता है, मतलब इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। समझ में आ गया बात? ठीक है। तो याद रखिएगा कि लिगेंड जो होता है वो डोनर होता है, दाता होता है, हरदम इलेक्ट्रॉन को दान देगा। और केंद्रीय परमाणु जो होता है धातु का होता है, और ये हरदम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है उसको बोलते हैं उप सहसंयोजक बंध के नाम से जाना जाता है। इसको आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद बात करते हैं कि उप सहसंयोजक रसायन विज्ञान क्या होता है। उप सहसंयोजन रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उप सहसंयोजक रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की वह शाखा है उप सहसंयोजक, उप सहसंयोजन रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है, शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग अकार्बनिक रसायन विज्ञान में, अकार्बनिक रसायन विज्ञान में उप सहसंयोजक यौगिक का अध्ययन करते हैं। संयोजन यौगिक का अध्ययन करते हैं, आपसे अगर कोई पूछा कि उप सहसंयोजक रसायन विज्ञान क्या होता है, मतलब इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उप सहसंयोजक रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है
जिसमें अकार्बनिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, उपसंयोजक यौगिक का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं कि उपसंयोजक यौगिक किस प्रकार इसको निरूपण किया जाता है, किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो समझते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, इसको क्या होता है कि एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। उपसंयोजक यौगिक को एक ब्रैकेट के अंदर रखा जाता है। यहाँ पे एक होता है मेटल मतलब धातु, यहाँ पे होता है एक लिगेंड, ठीक है, ये होता है धातु, यहाँ पे एक होता है लिगेंड, और यहाँ पे एक धातु होता है, एक लिगेंड होता है, और यहाँ पे एक होता है काउंटर आयन, ठीक है। तो इसको निरूपित करने का तरीका है, एम क्या होता है, एम जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रीय परमाणु बोलते हैं, और इस ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड होता है इसको बोलते हैं हम लोग लिगेंड के नाम से जाना जाता है, और ये जो होता है काउंटर आयन मतलब आयन के रूप में रहेगा, ठीक है। अब ये जो लिगेंड होगा एक या एक से अधिक लिगेंड के रूप में पाया जाता है, एक भी पाया जा सकता है, दो भी, तीन भी, उससे अधिक भी लिगेंड के रूप में पाया जा सकता है, ठीक है। काउंटर आयन मतलब इस ब्रैकेट के बाहर एक आयन के रूप में रहेगा, इसको बोलते हैं हम लोग काउंटर आयन के नाम से जाना जाता है। अब अगर बात करें कि ये दोनों मतलब केंद्रीय परमाणु मतलब सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में जो बंध बनता है, वो जो बंध बनता है वो बहुत मजबूत बंध होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बंध, बहुत मजबूत बंध, मतलब इसको किसी विलयन में अगर डालेंगे तो ये दोनों बंध पहले ब्रेक नहीं होगा, पहले टूटेगा नहीं, ठीक है। बहुत ही मजबूत बंध से एक दूसरे को पकड़े हुए रहता है, जबकि जो काउंटर आयन रहता है इसको जैसे ही किसी विलयन में डालेंगे ये यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले ब्रेक हो जाता है, सबसे पहले टूट जाता है, मतलब ये कमजोर बंध से जुड़ा हुआ रहता है और ये मजबूत बंध से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। थोड़ा सा इसके बारे में आप चर्चा कर देते हैं कि जो लिगेंड होता है, जबकि हम बता चुके हैं ये होता है दाता मतलब ये जो होता है डोनर, जबकि ये जो केंद्रीय परमाणु होता है ये क्या होता है एक्सेप्टर, मतलब क्या बताए थे भिखारी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो बंध बनेगा वो बहुत मजबूत बंध बनता है। जबकि ये ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन दिया हुआ है इसके बीच में जो बंध होता है वो बहुत ज्यादा वीक बंध होता है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट रख लें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा का, ठीक है। महत्वपूर्ण परिभाषा को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु में मैं आपको बता चुका हूं कि उपसंयोजक यौगिक के लिए जो ये एम होता है ये लिगेंड होता है और ये होता है आपको काउंटर आयन, बता चुके हैं आप, ठीक है। ये क्या होता है काउंटर आयन। तो केंद्रीय परमाणु में आपको हम बता चुके हैं कि केंद्रीय परमाणु जो होता है हरदम एक्सेप्टर की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह काम करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इसको केवल और केवल काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या केंद्रीय परमाणु। और इलेक्ट्रॉन इसीलिए एक्सेप्ट करता है क्योंकि ये लिगेंड का ऊर्जा और इस केंद्रीय परमाणु का ऊर्जा दोनों का ऊर्जा समान होता है, इक्वल होता है, ठीक है। अब दोनों का ऊर्जा जब समान होगा तो दोनों का जब ऊर्जा समान होगा तो स्वाभाविक है एक बनेगा डोनर, एक बनेगा एक्सेप्टर, मतलब एक बनेगा दाता, एक बनेगा इलेक्ट्रॉन ग्राही, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। तो इस प्रकार के अगर यहाँ पे कोई भी मेटल लिखा हुआ रहेगा, धातु दिया हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं केंद्रीय परमाणु के नाम से जाना जाता है। उसके बाद लिगेंड। लिगेंड बताए थे कि लिगेंड एक या एक से अधिक लिगेंड इस ब्रैकेट के अंदर अगर धातु के अलावा
कोई और परमाणु अगर दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड के नाम से जाना जाता है। इसका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीनिंग लिगेंड ही होता है। ये हरदम दाता की तरह काम करता है, हरदम डोनर की तरह काम करता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीय परमाणु। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये दाता होता है, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इसको डोनर बोलते हैं, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, और ये काउंटर आयन होता है। इसमें हम आपको ये भी बता दिए थे कि लिगेंड और धातु के बीच में जो बंध बनता है बहुत मजबूत बंध बनता है, जबकि इन ब्रैकेट के बाहर जो काउंटर आयन है उसके बीच में जो बंध बनेगा वो बहुत ज्यादा वीक बंध बनता है। आपको मैं बता देता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं लिगेंड के प्रकार का। लिगेंड का बहुत सारा प्रकार होता है, ठीक है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रकार है मैं उसके बारे में समझता हूँ, ठीक है। तो लिगेंड का प्रकार, लिगेंड के प्रकार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाबू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। लिगेंड्स के प्रकार, तो पहला होता है, पहला जो लिगेंड्स होता है, एक दंतुक लिगेंड्स होता है, एकल दंतुक लिगेंड, एकल दंतुक लिगेंड। दूसरा जो होता है, दूसरा होता है द्विदंतुक लिगेंड, दूसरा होता है द्विदंतुक लिगेंड। तीसरा होता है त्रिदंतुक लिगेंड, त्रिदंतुक लिगेंड। चौथा जो होता है चतुर्थ दंतुक लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है। पांचवा जो होता है पंचदंतुक लिगेंड्स। छठा जो होता है हेक्सदंतुक लिगेंड्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिडेंटल लिगेंड्स, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। इसको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड, इसको डाइडेंटेड लिगेंड के नाम से जाना जाता है। इसको ट्राइडेंटेड लिगेंड के नाम से जाना जाता है। इसको टेट्रा, इसको पेंटा, और इसको हेक्सा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो नाम से पता है लिगेंड्स के बारे में मैं आपको बता दिया हूं कि जो ब्रैकेट के अंदर जो धातु रहता है, जो केंद्रीय परमाणु रहता है, उससे जो बंधक के साथ जुड़ा हुआ जाता है वो तुम्हारा क्या कहलाता है, लिगेंड, ठीक है। तो एक दंतुक का मतलब ये हुआ कि इसमें जो दाता होगा, इसमें दाता कितना होगा, एक का मतलब एक दाता रहेगा, मतलब इसमें डोनेट जो करेगा एक दाता, मतलब वन डोनर होगा। इसमें दो दाता के रूप में पाया जाएगा। तीन दंतु का मतलब क्या हुआ, तीन दाता के रूप में पाया जाएगा। चतुर्थ दंतु का मतलब हुआ कि चार दाता के रूप में पाया जाएगा। पंच दंतु का मतलब हुआ पांच दाता के रूप में पाया जाएगा। हेक्स दंतु का मतलब हुआ छह दाता के रूप में पाया जाएगा। तो दंतुक इसलिए बोला गया क्योंकि धातु को, फिर से रिपीट करें, दंतुक इसलिए बोला जाता है कि धातु को एक दांत की तरह उसको पकड़ कर रखता है। जैसे मैं बताता हूं इथिलीन डाइएमीन का कंसेप्ट, ठीक है। तो CH2 ये होता है NH2 इस प्रकार से इसको बोलते हैं, ईएन के नाम से बोला जाता है, इथिलीन डाइएमीन इसको बोलते हैं। तो इसमें जो केंद्रीय परमाणु होगा, इसमें जो केंद्रीय परमाणु क्या है, धातु का बना हुआ, तो इसमें दो दांत से रूप में इसको पकड़ कर रखा है धातु को। तो इसी तरीके से एक दंतु का मतलब हुआ एक दांत से पकड़ कर रखेगा केंद्रीय परमाणु को। द्विदंतु का मतलब हुआ दो दांत से पकड़ कर रखा। त्रिदंतु का मतलब हुआ तीन दांत से पकड़ कर रखा। चार दंतु का मतलब चार दांत से पकड़ कर रखा। पांच दंतु का मतलब पांच दांत से, और हेक्स दंतु का मतलब छह दांत से। मतलब कहने का मतलब हुआ इसमें जो दाता होगा, एक दाता, एकल दंतु मतलब एकल मतलब एक दाता मतलब लिगेंड कितना पाया जाएगा, एक, ठीक है। द्विदंतु का मतलब लिगेंड कितना पाया जाएगा, दो रूप में पाया जाएगा। त्रिदंतु का मतलब तीन रूप में,
चतुर्धंतु का मतलब 4 रूप में, पंचधंतु का मतलब 5 रूप में और 6 धंतु का मतलब 6 रूप में। तो इसको बोलते हैं, इसका ये परिभाषा हुआ कि जिस लिगेंड में एक दाता हो उसे एकल तंतु बोलते हैं, जिस लिगेंड के अंदर 2 दाता हो उसको द्वितंतु बोलते हैं। इसी तरीके से सबका इसका परिभाषा हो जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेंगे। अब बात करते हैं उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण के पहले, उससे पहले हम बात करते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या से पहले हम एनसीईआरटी का कुछ टेबल, जो इम्पोर्टेंट टेबल है जिसको याद रहना चाहिए कि उस पर कितना आवेश होना चाहिए, उस टेबल को मैं बोर्ड के अंदर लिखता हूँ। उसको आप स्क्रीनशॉट रख लेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगा कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। हाँ दोस्तों, तो कुछ एनसीईआरटी से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट मतलब नामकरण लाया हूँ, मतलब नेम लाया हूँ, और उस पर कितना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इसके नंबर ऑफ लिगेंड्स का नाम क्या होता है। ठीक है, मतलब लिगेंड्स का नाम क्या होता है। तो ये सब एकदम इम्पोर्टेंट डाटा है जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है और 12th क्लास बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में बहुत बार ये रिपीट भी कर चुका है। ठीक है, तो इसको थोड़ा समझते हैं कि जैसे अगर अमोनिया दे दिया तो अमोनिया का फॉर्मूला तो सबको पता है, NH3 होता है। लेकिन इसमें जो चार्ज, इसमें जो आवेश पाया जाएगा, याद रखिएगा कि इसका आवेश जो होता है, अमोनिया पे जो आवेश होता है 0 पाया जाता है, और इसका नेम ऑफ लिगेंड, मतलब लिगेंड का जो नाम होता है उसको एमीन बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से वाटर का बात करें तो वाटर को तो सबको पता है H2O, इसका जो आवेश चार्ज जो पाया जाता है 0, इसको एक्वा बोलते हैं। ठीक है, हैलाइड आयन सबको पता है। हैलाइड क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलाइड आयन हो गया। इस पे जो चार्ज होता है -1 होता है। इसको लिगेंड के रूप में जब इसको नाम पढ़ते हैं इसको हैलो बोला जाता है। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन, इसको OH बोलते हैं। इसका जो चार्ज होता है -1 पाया जाता है। इसको लिगेंड के रूप में जो पढ़ते हैं हम लोग हाइड्रोक्सो के नाम से पढ़ते हैं। उसी तरीके से साइनाइड, CN का जो चार्ज होता है -1 होता है। इसको नेम ऑफ लिगेंड का जब नामकरण पढ़ते हैं तो इसको साइन के नाम से पढ़ा जाता है। उसके बाद कार्बोनेट का पढ़ते CO3 2-, इस पे जो आवेश होता है -2 होता है, इसको बोलते हैं कार्बोनेटो बोलते हैं। उसी तरीके से सल्फेट आयन SO4 पर 2-, -2, इसको बोलते हैं सल्फेटो आयन। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया से कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड चीज बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड में या नीट का एग्जाम या IIT का एग्जाम में इसी से ज्यादातर रिलेटेड चीज आता है। ठीक है, अभी तो मैं 11-12 का डाल रहा हूँ हिंदी मीडियम में, बाद में आगे चल के मैं इंग्लिश मीडियम में भी डालूंगा। ठीक है, उसमें अच्छा IIT JEE नीट का क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। तब तक के लिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं बात करता हूं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। अब बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। ऑक्सीकरण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। एग्जाम में 12th क्लास के एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑक्सीकरण संख्या से दिखेगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखें, एक एक चीज नोट करें कि सर किस प्रकार बता रहे हैं, इसको एक एक चीज नोट करते जाएं। तो ऑक्सीकरण संख्या उसको बोलते हैं किसी भी यौगिक अथवा तत्व के अणु में उपस्थित किसी परमाणु पर उपस्थित आवेश के मान को उस परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि किसी भी यौगिक में उस परमाणु पर कितना आयन उपस्थित है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण संख्या बोलेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या जब भी निकाला जाता है उपसहसंयोजक यौगिक में हमको धातु पे निकाला जाता है। मतलब कहने का मतलब हुआ केंद्रीय परमाणु का पूछता है कि केंद्रीय परमाणु का उपसहसंयोजक संख्या कितना होगा। तो चलिए निकालते हैं। तो इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है आपको हम बताएं थे, अगर याद होगा कि ये जो होता है ये केंद्रीय परमाणु होता है।
और इसके बाद में इस प्रकार से लिगेंड लगा हुआ रहता है, बताए थे। तो ये जो केंद्रीय परमाणु होता है ये धातु के रूप में पाया जाता है। तो इसमें केंद्रीय परमाणु इस कॉर्नर पे पाए जाते हैं। ये क्या है, कोबाल्ट। कोबाल्ट आपका क्या हो गया, केंद्रीय परमाणु। मतलब हमको जो उप सहसंयोजक संख्या निकालना है, किसका निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब लिगेंड के रूप में पाया जाता है। ये क्या है, आयन। समझ में आ गया बात। जो काउंटर आयन आपको बताए थे ये क्या है आपका, आयन। अब इसका पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। इसको निकालते हैं, इसको निकालते हैं कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना है। तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना रहेगा उसको हम x मानते हैं। जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो इसको x मान लीजिए, ठीक है। अभी हम आपको एक टेबल दिखाए थे, उसमें साइनाइड आयन का, आयन के आवेश बताए थे। तो साइनाइड आयन पे जो आवेश होता है वो कितना होता है, -1, ठीक है। अब वाटर पर जो आवेश होता है वो 0 पाया जाता है। इथिलीन डायमीन पे जो आवेश पाया जाता है 0 पाया जाता है। तो सबको एक जगह कैलकुलेट करें, x -1 + 0 और आयन जो है वो बराबर में रहेगा। कितना आयन है, +2 आयन। तो x - 2 = +2, x - 1 = +2, तो x = +3। तो कोबाल्ट का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +3। मतलब इसमें आवेश कितना उपस्थित है, 3 आवेश उपस्थित है। समझ में आ गया बात। दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है, प्लेटिनम का निकालना है, स्वाभाविक है। तो प्लेटिनम का निकालना है, तो प्लेटिनम को मानिए x। अब एक क्लोरीन पे हाइड्रोजन ग्रुप में, आपको टेबल में मैं बता दिया था कि हाइड्रोजन ग्रुप पे जो आवेश पाया जाता है वो कितना पाया जाता है, -1। तो 4 है, तो एक के लिए -1, एक के लिए -1, तो 4 के लिए -1 × 4, ठीक है, इक्वल टू -2। तो x - 4 = -2, तो x का वैल्यू कितना हो गया, +2। मतलब इस प्लेटिनम पे आवेश कितना पाया जाए, ऑक्सीकरण संख्या प्लेटिनम का कितना हुआ, +2। कोबाल्ट का यहाँ पे क्या हुआ, +3। आपको समझ में आ गया। इस तरीके से क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम, इस तरीके से क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम का निकालते हैं। तो क्रोमियम का निकालना है, तो क्रोमियम को मानिए x। ये हाइड्रोजन ग्रुप के एक के लिए -1, तो 2 के लिए -2। अब NH3 पे जो आवेश पाया जाता है, एमीन पे जो आवेश पाया जाता है वो 0 पाया जाता है। तो +0 = कुछ नहीं है, काउंटर आयन कुछ नहीं है, तो उसको क्या मान लेंगे, 0। तो x = कितना आ गया, 2। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया वो कितना हो गया, +2। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत सारा क्वेश्चन है। पहला का ऑक्सीकरण संख्या आपको पूछा, किसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो पहला ऑक्सीकरण कोबाल्ट को x मान लीजिए। एक हाइड्रोजन ग्रुप का है, एक का -1, तो 2 के लिए कितना, -2। En का जो आवेश पाया जाता है उस पे 0 पाया जाता है, तो +0 = +1, तो x = कितना, 3। मतलब कोबाल्ट का जो ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, 3 +3। इसी तरीके से आयरन का पूछ लिया आपको, तो आयरन को मान लीजिए x। और साइनाइड पे एक पे होता है -1, तो 6 पे कितना होगा, तो -6। अगर ये कोई भी आइटम्स इस साइड में होगा तो उसको क्या करना पड़ता है, इसको +3, 3 है तो एक के लिए तो +1, पोटासियम का एक के लिए +1, तो 3 के लिए कितना हो गया, +3 = 0। तो x = कितना हो गया, 3। मतलब यहाँ पे आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया वो कितना हो गया, 3, ठीक है। इसी तरीके से इसका आयरन का पूछ लिया, तो ये आयरन का XCO का जो ऑक्सीकरण संख्या हम टेबल में लिखा चुके हैं वो क्या होता है, 0। इसका वैल्यू कितना होगा, मतलब इसका आयरन का जो इस यौगिक के अंदर आयरन का जो ऑक्सीकरण संख्या हो गया क्या हो गया, 0। इस आयरन का बात करते हैं, तो इस आयरन का इसको x मान लिए। C2O4 का टेबल में मैं लिखा चुका हूँ, एक के लिए -2, तो 3 के लिए कितना होगा, -6। तो -2 × 3 -6 = कितना, -3। तो x - 6 = -3, तो x = +3। मतलब इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया, +3। इस आयरन का 0, इस आयरन का 3 और इस कोबाल्ट का 3 आंसर। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आ गए। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। तो कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या पूछा, तो इसको x मान, एक के लिए -1 तो 4 के लिए -4 इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना +1, मतलब कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या कितना है +1। आपको क्वेश्चन में ये नहीं दिया रहेगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना, आपको सीधे पूछेगा कि इस यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। और आपको ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और कमेंट बॉक्स में जो भी स्टूडेंट टाइप करेगा हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लूंगा। अभी तक मैं आपको बताया था कि सबसे पहले मैं इस टॉपिक के अंतर्गत मैं बताया हूँ कि सहसंयोजक बंधक क्या होता है, उसके बाद सहसंयोजक बंधक क्या होता है, उसके बाद आपको बताया था उप सहसंयोजक बंधक क्या होता है, उसके बाद बताया था लिगेंड क्या होता है, उसके बाद केंद्रीय परमाणु क्या होता है, उसके बाद मैं बताया था ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना, तब तक के लिए सभी बच्चों को मैं इतना जरूर बोलता हूँ कि आप जितना से ज़्यादा कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, उतना अच्छा मैं अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, उतना ज़्यादा मुझे एनर्जी मिलेगा। तब तक आप सभी बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि ये बच्चे जहाँ भी है, घर बैठे भी है, इसको पढ़ें और आसानी से एग्जाम की तैयारी करें। तब तक के लिए थैंक यू।